जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है रिसर्च मेथड। इसके अंदर हमने सबसे पहले जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ना है, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल में मैंने आपको पहले बताया था कि साइकोलॉजी जो है वो एक साइंस है, और साइंस में हमेशा हम पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट में हमारे पास 5 मेन स्टेप्स होते हैं किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए। क्योंकि साइंस जो है ना वो आपके एक्सपेरिमेंट मांगती है। हम ऐसे हवा में कोई बात नहीं कर सकते, हमने उसको प्रूफ साइंटिफिक प्रूफ के साथ प्रूव करना होता है कि अगर हम एक चीज़ सोच रहे हैं तो ये स्टेप्स होंगे जिनको सामने रखते हुए हम रिजल्ट्स ले सकते हैं। इसमें मेन स्टेप्स एक्सपेरिमेंटल में अ, होते हैं, 5 होते हैं। ऑब्जर्वेशन होती है। सबसे पहले हमने ऑब्जर्व करना होता है कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा हाइपोथेसिस क्या होता है। ऑब्जर्वेशन के बाद हमने हाइपोथेसिस जो है ना वो बनाना होता है। हाइपोथेसिस की भी आगे से 2 टाइप्स होती हैं, जो ट्रू भी हो सकती हैं और फॉल्स भी हो सकती हैं। इसके बाद हमने मैनिपुलेट करना होता है, मतलब हमने अपने तरीके से प्लान करना होता है कि हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है, उसको मेजर करते हैं और फिर डिज़ायर्ड रिजल्ट निकल आते हैं। वो रिजल्ट ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं, हमारी हाइपोथेसिस सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। इसके अंदर हमने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में हमने क्या करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास का सैंपल लेती हूँ और मैं कहती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो बायोलॉजी में अच्छे हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने ऑब्जर्व किया, क्लास को कुछ अर्सा पढ़ाया, और उसके बाद मैंने ये असेस किया कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बायोलॉजी में अच्छे हैं। अब मैंने हाइपोथेसिस करंट बनाना है इसका। मैंने एक स्टोरी बनानी है, और स्टूडेंट्स को ये कहना है कि आपने ये स्टोरी याद करनी है। इसमें कुछ लेटर्स हैं, 10 नाउन्स लेट से मैंने लिए। मैंने क्लास के 2 ग्रुप्स बना लिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है। ग्रुप ए के स्टूडेंट्स को मैंने 10 नाउन्स दिए विद स्टोरी, और ग्रुप बी के जो लर्नर्स थे उनको मैंने 10 नाउन्स दिए विद स्टोरी, और उनको कहा कि आपने इसको याद करना है। मैंने इनको कुछ टाइम दिया। ठीक। मैंने इसके अंदर जो मैनिपुलेशन है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ये है कि स्टूडेंट को मैंने टाइम दे दिया कि वो अपनी मर्जी से 10 नाउन्स लेट से 10 मिनट में या 15 मिनट में या 20 मिनट में वो याद करते हैं। उसके बाद कुछ देर बाद जब गिवन टाइम ख़त्म होगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स निकल आएगा कि एवरेज नंबर ऑफ नाउन्स कितने सही थे। मैंने उनका टेस्ट लिया 15 मिनट बाद, और ग्रुप ए का भी और ग्रुप बी का भी, और उनसे ये बोला कि आपने मुझे बताना है कि कितने नाउन सही हैं। रिजल्ट क्या आया कि ग्रुप ए ने तकरीबन 3.5 अल्फाज एवरेजली याद किए हैं, और ग्रुप बी ने तकरीबन 8 के अराउंड जो है ना अल्फाज याद किए हैं। तो मेरा हाइपोथेसिस जो था एक स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में वो ठीक हो गया है कि ग्रुप बी जो बायोलॉजी में बेहतर था उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट हो गया। इसके अंदर हमने हमेशा हाइपोथेसिस में हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड में हमने सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाना होता है कि हमारी अजम्पशन क्या है। अजम्पशन का मतलब ये है कि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि इस क्लास में इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो बायोलॉजी में अच्छे हैं, मेरा हाइपोथेसिस है, मेरा मफरूज़ा है। अब मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको प्रूव करने की कोशिश करूँगी कि ये मफरूज़ा सही है या गलत है। एक्सपेरिमेंट के बाद जब हमारे रिजल्ट्स आते हैं तब हम रिजल्ट के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं कि हाइपोथेसिस मेरा गलत था। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। अपने माइक अनम्यूट करें। जी मैम। समझ जी आइए। मैम। ये मैंने जी ये नोट्स हैं, ठीक है। मैंने इनकी स्कैनिंग कर ली थी, ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। जो जो मैंने बोला है इसमें वही चीज़ लिखी हुई है, आपको इसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है। इसमें बहुत ही जनरल सी बात है। या, हाइपोथेसिस हमने बनाया। हाइपोथेसिस क्या क्रिएट किया कि मेरी अजम्पशन थी कि इसमें स्टूडेंट्स अच्छे हैं। मैंने इसको प्रूव करने की कोशिश की कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनका ग्रुप ए कर दिया या बी कर दिया, और दूसरे ग्रुप को नाम दे दिया। हम मैंने लेट्स से समझती हूँ कि एक ग्रुप ए कर दिया, और एक स्पेसिफिक टाइम
टाइम यहाँ पर वेरिएबल है। मैं वेरिएबल जो है ना, वेरिएबल क्या का मतलब होता है विच वेरीज पर्सन टू पर्सन। ठीक, यहाँ पे मैंने टाइम दिया है। टाइम ये मेरी मर्जी है कि मैं 10 मिनट भी दे सकती हूँ, 15 मिनट भी दे सकती हूँ। उनको मैंने टाइम अनाउंस दिए हुए स्टोरी कि आपने ये याद करना है। उसके बाद कुछ टाइम बाद जो है मैं उनसे उनका बेस्ट दूंगी, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। मैम आवाज सही नहीं आ रही, कट कट के आ रही है, कट कट के आ रही है। अच्छा अच्छा, आपके सिग्नल थोड़े से वीक होंगे। एक मिनट मैं चेक करता हूँ फिर दोबारा से। अब ये हमारा सारा जो एक्सपेरिमेंट है वो कुछ चीज़ों पर कंट्रोल करता है। ये इंटेलिजेंस पे, नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ द मटेरियल। अगर एक दफ़ा आपने कोई चीज़ लर्न की है तो डिपेंड करता है रिपीटिशन पर, मतलब रिवीजन पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा रिवीजन होगी उतना ज़्यादा आपका काम सही होगा। ये नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ मटेरियल लिखा हुआ, मोटिवेशन टू रिमेंबर। वहाँ पे एक दूसरे को जब सारे स्टूडेंट्स याद कर रहे होंगे, एक दूसरे से मोटिवेशन भी ले रहे होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपका मोराल, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने का। और नेचर ऑफ मटेरियल इन्वॉल्व, इन केस आपके जो है इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में तो आप उसको आसानी से याद नहीं कर सकते। अगर आपका इंटरेस्ट है, बायोलॉजी में जिनका इंटरेस्ट होगा वो जाहिर सी बात है वो बायोलॉजी में अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिनका मैथ्स में अच्छा होगा वो मैथ में अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके बाद जेंडर और एज भी बहुत मैटर करती है। इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के, कि हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इन केस आपकी एपेटाइट ठीक नहीं है, आप या लाइट ठीक नहीं है तो आपकी स्टडी पर असर होगा। क्लास का एटमॉस्फेयर जहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट ले रही हूँ वो सूटेबल होना चाहिए फॉर कैंडिडेट्स, फॉर स्टूडेंट। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि वो याद क्या कर रहे हैं। अगर आप रट्टा लगाएंगे तो जाहिर सी बात है वो कुछ टाइम के बाद भूल जाएंगे आप। इन केस आप अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ लेकर चलेंगे तो वो आप नहीं भूल सकते। यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो मुझे बताएं। कह रहे सबको मैम ये वेरिएबल्स दोबारा समझा दें। वेरिएबल का मतलब होता है हर वो चीज़ जो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, वेरिएबल वेरी से निकला है जिसका मतलब होता है चेंजेबल। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम जो है वो वेरिएबल होगा कि हम टाइम को और एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ स्टूडेंट्स का एक सैंपल लिया, एक ग्रुप जिसमें मैं समझती हूँ कि बायोलॉजी के अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो लिए, और दूसरे जो हैं जिनका बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं था, ये मैंने कंट्रोल किया है। मैं अब एटमॉस्फेयर क्लास का भी कंट्रोल करूंगी, वहाँ की लाइटिंग कैसी होगी। अगर आपको अंधेरे में बिठा देंगे तो आप जाहिर सी बात है परफॉर्म उतना नहीं कर सकते जो आप डे लाइट में जी। करेंगे। ठीक है, आपके इंटरेस्ट के मुताबिक मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं, ये वेरिएबल है, मतलब मैं वेरी करी, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ इस चीज़ को। ओके मैम। इसके बाद जो सेकंड है, अच्छा ये एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इन केस आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो 5 नंबर का आएगा ये, और शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो वो बताएंगे, पूछ सकते हैं कि व्हाट इज हाइपोथेसिस और कंट्रोलिंग मेथड किसे कहते हैं। तो आपने ये चार्ट भी बनाना होता है, जो मैंने वो सबसे नंबर 1 पे चार्ट बनाया तो वो आप उसको उसको भी आप कोड कर सकते हैं। इन केस आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो आपने सिर्फ ये एक चार्ट बना लेना है। इसके बाद जो है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होती है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं कि एक जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो किसी भी जगह पर जाके नेचुरली ऑब्जर्व करता है चीज़ों को टू गेट फेवरेबल आउटकम। फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टिगेटर है, उसने किसी ऐसी जगह पर जाके इन्वेस्टिगेशन करनी है जहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा है। अब अगर वो वहाँ पर अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देगा कि वो इन्वेस्टिगेटर है और यहाँ पे लोगों के एटीट्यूड को स्टडी करने आया है, तो लोग नेचुरल रिएक्ट नहीं करेंगे। इसमें नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में इन्वेस्टिगेटर सिंपली ऑब्जर्व सम नेचुरली अकरिंग बिहेवियर एंड डज नॉट इंटरवेन इन द सिचुएशन। वो होने देता है जो चीज़ हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, a researcher investigating behavior might turn into high crime area of the city and observe that the kind of help that is given to the victim of the crime। वो देख रहा है कि एक जगह गलत काम हो रहा है, चोरी हो रही है, वो चुप होकर देख रहा है कि इसके चोरी हुई क्यों हुई और उसका रिएक्शन, जिस बंदे के साथ चोरी हुई है उसका उसका रिएक्शन क्या होगा। वो सिंपली ऑब्जर्व करेगा चुप रह के, इस मतलब नेचुरल वे में ऑब्जर्व करेगा, और वो चीज़ें देखेगा कि क्या आउटकम्स निकले हैं एक एक स्पेसिफिक एटीट्यूड के।
इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि जो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो 100% नेचुरल होती है और आपको 100% नेचुरल एंड प्योर रिजल्ट्स मिलते हैं। ये आपको एक छोटा सा पैराग्राफ भी आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा आपको। नेचुरलिस्टिक जी, मतलब आपने किसी भी ऑब्जर्वर ने किसी भी जगह पर जाके जहाँ पे उसने रिसर्च कंडक्ट करनी है, उसने नेचुरली ऑब्जर्व करना है, उसने बीच में इंटरवेन नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं मुझे फाइंड आउट करना है कि साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जो बीपीए के हैं, वो साइकोलॉजी कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मैं जाऊंगी, मैं क्लास में जाकर चुप करके बैठ जाऊंगी और लोगों से उनका फीडबैक लूंगी कि उनको कितनी समझ आ रही है। वहां पे मुझे प्योर फीडबैक मिलेगा। काइंडली म्यूट कर दे अपने माइक। ओके मैम, थैंक यू। सर्वे मेथड है। सर्वे मेथड अगेन, ये सबको स्क्रीन नजर आ रही है? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद सर्वे मेथड। यस मैम। मैंने सर्वे करना है लाहौर की पॉपुलेशन के ऊपर कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट से कि इंटरनेट एडिक्शन कितनी है स्टूडेंट्स पे। मैं अब फॉर एग्जांपल लेट से कि लाहौर की आबादी जो है वो 5 लाख है। अब मैं 5 के लोगों पर तो रिसर्च नहीं करूँगी, सर्वे नहीं करूँगी। मैंने क्या करना है कि मैंने एक सैंपल लेना है पॉपुलेशन का। मैं यूनिवर्सिटी आती हूँ जीसीयू फैसलाबाद में, यहाँ पे स्टूडेंट्स को कलेक्ट करती हूँ 25 से 30। ये मेरा हो गया डाटा कलेक्शन, ठीक है। मैंने कहना है कि इनकी एज होनी चाहिए 18 साल से लेके 22 साल तक की एज के लोग होंगे और जो लाहौर से बिलोंग करते होंगे, और मैंने इनमें इंटरनेट एडिक्शन जो है वो फाइंड आउट करनी है। ये सैंपल हो गया, ये सर्वे मेथड हो गया मेरा, ठीक है। ये सारे लोग जो हैं वो पूरे लाहौर की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। मैंने इंटरनेट एडिक्शन के ऊपर डाटा लेना है कि आज की जो यूथ है उस पर इंटरनेट एडिक्शन के क्या इम्पैक्ट्स हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। तो ये स्टडी करने के लिए मैं एक सैंपल लूँगी। जो एडवांस्ड कंट्रीज होते हैं वहाँ पे ओपिनियन पोल्स बनाए जाते हैं, ये चीज़ है पॉलिटिकल ओपिनियन पोल। उसके अंदर लोगों को ऑनलाइन सिस्टम दिया जाता है, ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने अपनी राय का इजहार करना होता है कि क्या वो ये सिचुएशन चाहते हैं अपने मुल्क में या नहीं। वहाँ पे लोग वोट कास्ट करते हैं, इसमें वोट कास्टिंग होती है। इसी तरह ओपिनियन पोल में भी यही चीज़ होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक की तरफ चली जाती है। इसकी ये डेफिनेशन नहीं है, आप अपनी स्क्रीन पर देखें। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज वन drawn in such a way that every person in the universe from which it is drawn has an equal chance of being selected. अगर मैं 17 या 18 साल से लेकर 22 साल की एज के स्टूडेंट्स ले रही हूँ तो इसका मतलब है वो पूरे लाहौर की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों को इक्वली लिया जाएगा। लेट से मैं 24 लोग लेती हूँ, 30 स्टूडेंट्स लेती हूँ, तो इसमें 15 फीमेल होंगी और 15 मेल होंगे। सर्वे कंडक्ट करने के आगे से 6 स्टेप्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं कि व्हाट आर द 6 स्टेप्स टू कंडक्ट सर्वे। तो आपने सबसे पहले करना है, स्टेप 1 है सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। मैंने क्या प्रॉब्लम सेलेक्ट की थी, इंटरनेट एडिक्शन के ऊपर, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है, अच्छा जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे तो इसमें हमेशा 2 वेरिएबल होंगे, एक इंडिपेंडेंट होगा, एक डिपेंडेंट होगा। इंटरनेट एडिक्शन इन यूथ फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, एडिक्शन होगी, ठीक है। जो आपका नशा चढ़ रहा है आपका इंटरनेट यूज़ करने का, वो इंडिपेंडेंट होगा और डिपेंड कर रहा होगा इस पर आपका बिहेवियर, जो एडिक्शन में हमेशा नेगेटिव ही होता है। तो सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम मैंने ले ली। इसके बाद क्वेश्चन है अबाउट द प्रॉब्लम। हर चीज़ के जो है ना क्वेश्चन है गिवन होते हैं, हमने उसको सिलेक्ट करना होता है। इनकेस मैं इंटरनेट एडिक्शन का काम कर रही हूँ, सर्वे कर रही हूँ उसके ऊपर, तो मैंने इंटरनेट एडिक्शन का क्वेश्चन लेना होता है। सैम्पलिंग द पॉपुलेशन, सैम्पलिंग मैंने कौन सी ली थी, 18 साल से लेकर 22 साल तक के स्टूडेंट्स की, ठीक है। और इस पर मैंने नंबर ऑफ डिवीजन कर दी 15+15, मतलब फीमेल 15 एंड मेल 15। मेथड ऑफ मेजरमेंट, मैंने इनको
परफॉर्मेंस दिए, क्वेश्चनर दिए कि आपने इनको सॉल्व करना है, और इसके बाद मैं एनालिसिस से डाटा करूँगी। ये हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके ऊपर जितना भी डाटा 30 स्टूडेंट्स का मैंने लिया है, मैं इसको वहाँ पे इनरोल करूँगी, वहाँ पे टाइप करूँगी और अपने रिजल्ट फाइंड आउट कर लूँगी। ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम जो मैंने बोला है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो? इट्स ओके मैम। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या होता है कि हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता। सेकेंडली, हमें स्टूडेंट्स का कम वक्त में, पॉपुलेशन का कम वक्त में एक सर्वे मिल जाता है कि ये ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे। इसका और ये फ्रीक्वेंटली यूज मेथड है एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर हर स्टूडेंट, हर इंडिविजुअल जो है वो सिंसियर होकर आंसर दे रहा होता है, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर आंसर दे रहा होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो? मैम लास्ट वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर देंगी? एडवांटेजेस का? यस मैम। इसका एडवांटेज ये होता है कि फ्रीक्वेंटली यूज मेथड है, इसमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है और रेलिवेंट आंसर होते हैं। रेलिवेंट आंसर तरह होते हैं कि जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जिनका मैं डेटा ले रही हूँ, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर तमाम परफॉर्मर जो है ना वो सॉल्व करेंगे, जिससे हमें मैक्सिमम पॉसिबल एक्यूरेट आंसर्स मिलेंगे। इसके 3 से 4 हैं। आपको ये भी आ सकते हैं कि सर्वे के जो है वो एडवांटेजेस लिख लें, ये 2 नंबर का सवाल आपको आ सकता है। ठीक, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ऑब्वियसली मैं अगर इन केस यूनिवर्सिटी मुझे नहीं मिलती, तो मुझे लोगों को जो मेरा सर्वे जो है सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे, उनको ढूंढने में टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव होगा क्योंकि जितने परफॉर्मेंस है मैंने उनकी फ़ोटोकॉपी भी निकलवानी है। और हो सकता है कि कभी कभार जो हमारा डेटा फिल कर रहे हो उन्हें लग रहा हो कि ये सवाल जो है वो पर्सनल है, ये इम्पर्सनल है, तो उसके मूड पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद है इंटरव्यूइंग। इंटरव्यू जो है वो किसी की भी पर्सनालिटी को असेस करने का सबसे ओल्ड मेथड है एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड टेक्निक है ये। इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है इंडिविजुअल का। इंटरव्यूअर और इंटरव्यू जो है वो आमने सामने बैठते हैं, जिसमें आप हेड टू टो आप इंटरव्यूअर को जो आपको इंटरव्यू दे रहा होता है आप उसको असेस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज भी नज़र आ रही होती है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस भी नज़र आ रहे होते हैं, और आप इजीली उसके स्टेट ऑफ माइंड को भी जान सकते हैं कि कंफ्यूज हो रहा है या कॉन्फिडेंट है। इसमें इंटरव्यू में 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, एक ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंडेड में यस और नो नहीं दिए जाते, मतलब वो अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन के मुताबिक जवाब देता है। मतलब मैं उसको किसी भी कोई ऐसा सवाल पूछ सकती हूँ जो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस हो। मैं कहती हूँ कि आप व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे हर बंदे का जो आंसर है वो वेरी करता है उसके एक्सपीरियंस पर। हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो जो गवर्नमेंट है उससे इत्तेफाक करते हो कि हाँ ठीक काम कर रही है, और कुछ लोग हैं वो इत्तेफाक नहीं करते हो कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें गवर्नमेंट पूरी नहीं उतरी। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, इससे आपकी नॉलेज को असेस किया जा सकता है कि नॉलेज कितनी है, क्योंकि अगर हम आपसे पूछेंगे कि इन केस आप गवर्नमेंट से इत्तेफाक नहीं करते तो आप क्या एक्सपेक्टेशंस करते हैं, आपने किस बुनियाद पर उनको रिजेक्ट किया। तो जो इंटरव्यू दे रहा होगा वो आपको अपनी सोच के मुताबिक आंसर देगा। ठीक है, जिससे आप उसकी इंटेलिजेंस, उसका नॉलेज असेस कर सकते हैं। सब अपने माइंड काइंडली म्यूट कर दें। इसके बाद होता है क्लोज एंडेड
क्वेश्चन है। क्लोज एंडेड में आप रिस्ट्रिक्ट होते हैं कि आपने येस और नो में ही आंसर देने हैं। जैसे परफॉर्मा सॉल्व करते हुए आप आंसर देंगे, आपके पास एक स्टेटमेंट होगी, आप क्या समझते हैं ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई सवाल पूछते हैं कि साइकोलॉजी की समझ आ रही है या नहीं आ रही है, आपने येस में आंसर देना है या नो में आंसर देना है। अगर मैं आपसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछूंगी साइकोलॉजी की समझ आ रही है, तो आपने ब्रीफली 3 से 4 लाइंस में लिखना है। यहाँ पर आप अपनी अपने ओपिनियन के बारे में लिखेंगे कि आप क्या समझते हैं कि आपको समझ आ रही है या नहीं। वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। क्लोज एंडेड में क्या होगा कि येस और नो में आपने जवाब देना है, आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होगी, या तो येस होगा या नो होगा। इसका एडवांटेज ये है कि रिगोरियस वे से आप इसके जो रिजल्ट्स हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। रिगोरियस वे का मतलब क्या होता है कि आप स्ट्रिक्टली कुछ चीज़ों को सामने रख के, कुछ वेरिएबल को सामने रख के, उससे फिर आप अपने रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो? काइंडली म्यूट कर दें अपने आप को, मुझे फिर टाइम लगता है म्यूट करते हुए। इंटरव्यूइंग जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपसे क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन के बारे में पूछा जा सकता है। क्लोज एंडेड वो होता है जो क्लोज होता है, इसमें सिर्फ आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं और कोई ऑप्शन नहीं होगी आपके पास। और ओपन एंडेड किसे बोलते हैं? जिसमें आप अपनी ओपिनियन का इजहार कर सकते हैं। अच्छा जी, आज हमने जो है वो 3 से 4 टॉपिक्स पढ़े हैं। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया है एक्सपेरिमेंटल मेथड। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और मोस्ट प्रोबेबली आपको इसमें से सवाल आ सकता है। अगर इन केस आपको स्टेजेस आएंगे व्हाट इज़ द स्टेजेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड, तो आपने ये स्टेजेस बना लेनी है, ये वाला चार्ट बनाना है आपने। कि इसमें पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम हाइपोथेसिस देंगे, मैनिपुलेट करेंगे, मेजर करेंगे और रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। हमारा जो हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? हमारा जो हमारा मफरूज़ा होता है, हमने राय से फाइंड आउट की होती है कि ये चीज़ है और इसका ये रिजल्ट निकल सकता है। हमारा हाइपोथेसिस गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो और ये डिपेंड करता है रिजल्ट के ऊपर। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एक्सपेरिमेंटल मेथड। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जिसने रिसर्च कंडक्ट करनी होती है, वो चुप करके जो इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे उसने रिसर्च कंडक्ट करनी है, वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा होता है चीज़ों को नेचुरल वे में। मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी कि एक क्राइम एरिया है, वहाँ पर जाके किसी ने रिसर्च करनी है, तो वो खामोशी से हर चीज़ ऑब्जर्व करेगा कि क्या ऐसी रीजंस थी जिसकी बेस पर ये क्राइम हुआ है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ये इसकी फर्स्ट लाइन है, ये वाली। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में द इन्वेस्टिगेटर सिंपली ऑब्जर्व सम नेचुरली अकरिंग बिहेवियर एंड डज नॉट इंटरवेन इन द सिचुएशन। अगर हमने फॉर एग्जांपल मेंटल कंडीशन के बारे में पढ़ना है, कैदियों की मेंटल कंडीशन के बारे में, तो हम जेल जाएंगे। उसमें जो ऑब्जर्वर होगा, जो रिसर्चर होगा, वो एक कैदी का रूप धारेगा, उसका गेटअप करेगा और जेल में जाके बैठ जाएगा कैदियों के साथ। उनको ये नहीं बताएगा कि वो एक रिसर्चर है। वहाँ पर जाके जो कैदी हैं, प्रिजनर हैं, उनका क्या एटीट्यूड है वो वहाँ पे ऑब्जर्व करेगा। सर्वे मेथड के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारे पास अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो और हमने वहाँ पर सर्वे कंडक्ट करना हो, तो हम सैंपल लेते हैं उस चीज़ का। और इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मैंने फॉर एग्जांपल लाहौर की यूथ के बारे में पढ़ना है कि उनके ऊपर इंटरनेट एडिक्शन की क्या इम्पैक्ट्स हैं। तो हम अब पूरे लाहौर की तो पॉपुलेशन का सर्वे कंडक्ट नहीं करवा सकते। मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाऊंगी, वहाँ पर
एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के स्टूडेंट्स लूँगी और वहाँ से अपना जो क्वेश्चनेयर है उनसे सॉल्व करवाऊंगी, जिससे मुझे पता चलेगा कि ये ट्रेंड चल रहा है। इसके 6 स्टेप्स होते हैं। सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, क्वेश्चनेयर अबाउट द प्रॉब्लम, सैम्पलिंग द पॉपुलेशन, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट जो प्रोसीजर होता है, एनालिसिस ऑफ डाटा, और इसके बाद रिजल्ट मिलेगा आपको। जी कंजुल। मैम आपने यूनिवर्सिटी जाके अगर करना है सर्वे तो हम ऐसा भी तो हो सकता है कि अनएजुकेटेड लोग भी तो है ना, यूथ जो इंटरनेट यूज करती है। हाँ, यहाँ पर भी मेरे पास दो सिचुएशंस हैं कि मैंने यूथ पर कौन सी यूथ लेनी है, एजुकेटेड लेनी है या अनएजुकेटेड लेनी है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने अगर इनकेस एजुकेटेड लेनी है तो मैं यूनिवर्सिटी में जाऊंगी, इनकेस मैंने अनएजुकेटेड यूथ लेनी है तो मैं किसी ऐसी जगह का इंतखाब करूंगी जहाँ पे जो एजुकेशन है वो ज्यादा नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं जी वर्कशॉप पे भी जा सकती हूँ, किसी मैकेनिक के पास भी जा सकती हूँ कि आजकल जो इंटरनेट का दौर है और इंटरनेट हर बंदा यूज़ कर रहा होता है, तो मैं जो है वो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोगों को ढूंढूंगी और जहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, जो इलिटरेट है। मैं गांव का रुख भी कर सकती हूँ, ठीक है, जहाँ पे पढ़ाई नहीं है, जहाँ पे स्कूल जो है वो गांव में सिर्फ स्कूल है, कॉलेज नहीं है। तो 18 से 22 साल के वहां पर मैं जाके जो मेरे सैंपल को फिल करेंगे उनको मैं फाइंड आउट करूंगी, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। तो आसान चीज़ ये होगी कि मैंने एजुकेटेड पॉपुलेशन लेनी है, यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी, कॉलेज चली जाऊंगी, ये आप पर डिपेंड करता है टोटली। एक्सक्यूज मी मैम। और इसका जो एक सेकेंड, इसका जो क्वेश्चन होता है ना वो हमेशा क्लोज्ड एंडेड होता है। ये क्वेश्चन अबाउट द प्रॉब्लम, ये देखें यस और नो पर होगा, ट्रू और फॉल्स पर होगा। जी मैम आपने नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन करवाया है, ये ऑब्जर्वेशनल मेथड के अंदर आता है, तो आपने फर्स्ट वाला नहीं करवाया सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन या इंट्रोस्पेक्शन मेथड? वो आपके सिलेबस में नहीं है मेरे ख्याल से, इसलिए मैंने नहीं करवाया होगा आपको। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के ऊपर किया है, मैं समझी नहीं, दोबारा बोलें प्लीज। जो आपने चैप्टर 2 का स्टार्टिंग में ग्राफ बनवाया था ना हमें, जी तो आपने 4 मेथड्स लिखवाए थे। सबसे पहले ऑब्जर्वेशनल मेथड था, उसके आगे आपने 2 लिखवाए थे, सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तो हाँ, आपने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, पढ़वाया। ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ओके इसमें मैम, थैंक यू। ऑब्जर्वेशनल मेथड है, उसके आगे से दो टाइप्स ऑब्जर्वेशनल के, सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड नेचुरलिस्टिक या ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। आपने सिर्फ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन करनी है। ओके मैम, थैंक यू। इसके बाद मैंने आपको इंटरव्यूइंग पढ़ाया था कि इंटरव्यूइंग जो है ये मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक है टू असेस द पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो आपके सामने इंटरव्यू बैठा होता है उसमें आप उसको, उसकी पर्सनालिटी को, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को जज कर रहे होते हैं। उसको दो तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, एक क्लोज एंडेड, एक ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में वो अपनी ओपिनियन को शेयर कर सकता है, वेयर एज जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें यस और नो के अलावा वो कोई जवाब नहीं दे सकता। यहाँ तक किसी का कोई मसला हो तो मुझसे पूछ ले।